अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 29 जून 2024 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 22 ज़िलहज्जा 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। दिल्ली हवाई अड्डे की छत गिरने के वाक़े के बारे में बेहतर इक़दाम की यकीन दहानी कराते हुए मरकज़ी शहरी हवाबाजी के वज़ीर राम मोहन नायडू ने आज हफ्ते की सुबह कहा कि इस वाक़े से मुतासरा मुसाफिरों के लिए रकम की वापसी या मुतबादिल परवाज़ों को यकीनी बनाने के लिए एक वॉर रूम तश्कील दिया गया है। वज़ीर ने यकीन दहानी कराई कि मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात रोनमा न होने को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 पर छतरी गिरने के वाक़े में हुए जानी नुकसान पर भी ताज़ियत का इजहार किया। अपने ताज़ियत का इजहार करते हुए आज हफ्ते की सुबह राम मोहन नायडू ने कहा, दिल्ली के हवाई अड्डे पर पेश आए वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है और मैं अपनी जान से हाथ धोने वाले एक फ़र्द के तईं ताज़ियत पेश करता हूँ। इनका मज़ीद कहना था कि हालात को काबू में कर लिया गया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा के साबिक रुकन धर्मापुरी श्रीनिवास का तवील अलालत के बाद आज हफ्ते की सुबह इंतकाल हो गया। खानदानी ज़राए ने बताया कि 76 साला श्रीनिवास, जिन्होंने कांग्रेस की सरबराही की और गैर मुनक़सिम आंध्र प्रदेश में वजीर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी, उन्होंने आज सुबह 3 बजे के करीब अपनी रिहाइशगाह पर आखिरी सांस ली। सीनियर रहनुमा ब्रेन स्ट्रोक में मुब्तला होने के बाद गुज़िश्ता 2 सालों से सेहतमंद नहीं थे। डीएस के नाम से मशहूर इनके पसमानदगान में बीवी और 2 बेटे हैं। इनके छोटे बेटे धर्मापुरी अरविंद निज़ामाबाद से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट है, जबकि बड़े बेटे धर्मापुरी संजय निज़ामाबाद के मेयर रह चुके हैं। डी श्रीनिवास गैर मुनक़सिम आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की क़यादत कर रहे थे जब वो 2004 में इक़्तिदार में वापस आए थे। उन्होंने 2 बार आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सरबराही की और चीफ मिनिस्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की काबीना में वजीर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी। डी श्रीनिवास ने कांग्रेस छोड़कर तेलंगाना राष्ट्र समिति से वफादारियां तब्दील कर ली थी, जब इसने 2014 में नई तेलंगाना रियासत में पहली हुकूमत बनाई थी। इन्हें हुकूमत के खुसूसी मुशीर के ओहदे से नवाजा गया था और बाद में इन्हें राज्यसभा का रुकन बना दिया गया था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट जून 2024 के इम्तिहानात, ज्वाइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट इम्तिहानात और एनसीईटी यानी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2024 के इम्तिहानात की नई तारीखों का ऐलान किया है। जारी करदा नोटिस के मुताबिक यूजीसी नेट जून 2024 के इम्तिहानात 21 अगस्त से 4 सितंबर के दरमियान मुनक़िद किए जाएंगे। ज्वाइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट 25 जुलाई से 27 जुलाई तक और एनसीईटी के इम्तिहानात 10 जुलाई को मुनक़िद किए जाएंगे। ये इम्तिहानात कंप्यूटर पर मबनी होंगे, बशमुल यूजीसी नेट का इम्तिहान, जैसा कि इससे कबल यूजीसी नेट जून 2024 साइकिल इम्तिहान कलम और कागज़ यानी ऑफलाइन मोड में मुनक़िद हुआ था। ताहम अब यह कंप्यूटर पर मबनी टेस्ट सीबीटी मोड में मुनक़िद किया जाएगा। ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट दाखिला टेस्ट 2024 शेड्यूल के मुताबिक यानी 6 जुलाई 2024 को मुनक़िद होगा। मज़ीद मालूमात के लिए मुतालिका उम्मीदवारों को मशवरा दिया जाता है कि वो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट www.nta.ac.in पर देखें। ज़मीन घोटाले में फंसाए गए झारखंड के साबिक वज़ीर-ए-आला हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से ज़मानत मिल गई है, जिसके बाद वो जुम्मे की रात बरसामुंडा जेल से रिहा हो गए हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने ज़मानत पर फैसला जुम्मे की सुबह ही सुनाया था और शाम तक सोरेन की रिहाई अमल में आ गई। हाईकोर्ट के जज जस्टिस रेंगुन मखुपाध्याय ने गुज़िश्ता दिनों समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया था। वज़ीर के हेमंत सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी की रात को ज़मीन घपले के मामले में गिरफ्तार किया था। इससे चंद घंटों कबल ही उन्होंने वज़ारत आला से इस्तीफ़ा दिया था। असेंबली इंतख़ाबात से कबल इनकी ज़मानत पर रिहाई अमल में आ गई है। झारखंड में इसी साल नवंबर या दिसंबर में इंतख़ाबात हो सकते हैं। रिहाई मिलने के बाद जैसे ही हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए, इनके हामियों और पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद वहां मौजूद थी, जिसने हेमंत सोरेन का शानदार इस्तकबाल किया। इन्हें जेल से लेने के लिए इनकी अहलिया कल्पना सोरेन और पार्टी के दीगर अहम लीडर पहुंचे थे। हेमंत सोरेन ने अपने घर पहुंचते ही सबसे पहले अपने बीमार वालिद शिव सोरेन से मुलाकात की और इनका हाल चाल दरियाफ्त किया। महाराष्ट्र में असेंबली इंतख़ाबात से तकरीबन 3 माह कबल पेश किए गए महाराष्ट्र के अबूरी बजट में वजीर मालियात अजीत पवार ने ऐलान किया कि महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से ख़वातीन को 3 रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त तकसीम किए जाएंगे। इसके अलावा 21 से 60 साल की अहल ख़वातीन को माहाना 1500 रुपये की मदद दी जाएगी। ये मदद लाडली बहन स्कीम के तहत दी जाएगी। इसके अलावा मुंबई, नवी मुंबई और थाने में डीजल और पेट्रोल पर रियासती टैक्स में तखफीफ करने का भी ऐलान किया गया है, जिससे इन शहरियों में डीजल 2 रुपये 60 पैसे और पेट्रोल 65 पैसे सस्ता हो जाएगा। इन स्कीमों पर 1 जुलाई से अमल दरामद होगा। मेडिकल दाखिला इम्तिहान नीट के पेपर लीक मामले में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अपोजिशन अराकीन ने यह मामला उठाने की कोशिश की, लेकिन हुक्मरान मिहाज की जानिब से मुखालिफत की वजह से दोनों ही ऐवानों में ज़बरदस्त हंगामा हुआ और कार्रवाई कई मरतबा मुलतवी की गई और फिर बिला आखिर 1 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई।
स्पीकर ओम बिरला ने सुबह में जैसे ही ऐवान की कार्रवाई शुरू की तो अपोजिशन अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर मुतालबा करने लगे कि सदर के खिताब पर शुक्रिया की बहस को फिलहाल मुलतवी किया जाए और नीट पेपर लीक पर बहस करवाई जाए। इस ताल्लुक से कई अरकान ने नोटिस भी दिया था, लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने गुज़िश्ता लोकसभा की तरह ही अपोजिशन के ताल्लुक से अपना रवैया बरकरार रखते हुए इन नोटिसों को मुस्तरद कर दिया और कार्रवाई आगे बढ़ाने की हिदायत दी। इस पर अपोजिशन अरकान बरहम हो गए। उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक एक संगीन मामला है और सभी की रजामंदी से इस मामले पर बहस होनी चाहिए, लेकिन स्पीकर ने कहा कि वक्फे सिफर और वक्फे सवालात हो रहे हैं, इन्हें जारी रखना अरकान की जिम्मेदारी है। उन्होंने अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को मुखातिब करते हुए कहा कि ये एक संगीन मसला है और इस पर ऐवान में बहस कराई जाएगी और आपको तफसील के साथ अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। राहुल गांधी ने इस पर कहा कि यह संगीन मामला है और हम इस मसले पर पार्लियामेंट में हुकूमत और अपोजिशन की तरफ से मुश्तरका पैगाम देना चाहते हैं, इसलिए बहस ज़रूरी है। इस पर स्पीकर बिल्कुल नहीं माने तो राहुल ने फिर मुतालबा किया। इस दौरान राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया गया। राहुल ने खुद स्पीकर की तवज्जो इस जानिब दिलाई, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद अपोजिशन अरकान बरहम हो गया और उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर असदुद्दीन ओवैसी के जरिए पार्लियामेंट में हलफ बर्दारी के दौरान जय फलस्तीन का नारा लगाने पर हिंदू महासभा ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हजरतगंज कोतवाली में पहुंचकर इनके खिलाफ तहरीरी शिकायत दर्ज कराई है। तंजीम के कारकुनों ने एसीपी हजरतगंज के ऑफिस के सामने मुजाहरा करते हुए इनकी रुकनियत रद्द करने का भी मुतालबा किया और एसीपी हजरतगंज को मेमोरेंडम पेश किया। हिंदू महासभा के कौमी तर्जुमान शशुर चतुर्वेदी अपने साथियों के साथ दोपहर में दारुल हुकूमत लखनऊ के थाना हजरतगंज पहुंचे और एमआईएम के कौमी सदर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ तहरीर दी। इस मौके पर चतुर्वेदी ने कहा कि हैदराबाद से लोकसभा इलेक्शन में कामयाब होने के बाद असदुद्दीन ओवैसी हिंदुस्तान और आइन के बजाय जय फलस्तीन बोलते हैं, मुल्क की मुखालिफत में नारे बुलंद करते हैं। चतुर्वेदी ने कहा कि मुल्क की खारिजा पॉलिसी के खिलाफ जय फलस्तीन का नारा लगाना गलत है। उन्होंने कहा कि ओवैसी के इस रवैये से मुल्क की आवाम को ठेस पहुंची है। इस नारे से साफ जाहिर है कि वो मुल्क की सालिमियत के लिए खतरा है। थाने में तहरीर देकर बाहर निकले महासभा के ओहदेदारों और कारकुनों ने एसीपी के ऑफिस के सामने मुजाहरा करना शुरू कर दिया। एसीपी हजरतगंज को दिए गए मेमोरेंडम में मुतालबा किया गया कि ओवैसी के खिलाफ मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने का मुकदमा दर्ज किया जाए और इनकी रुकनियत रद्द की जाए। मध्य प्रदेश के इंदौर में 30 मुसलमानों के एक ग्रुप ने हिंदू धर्म इख्तियार कर लिया। यहाँ की एक समाजी तंजीम ने आज यह दावा किया, जबकि पुलिस ने बताया कि इसे इस ज़िम्मन में अब तक कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई है कि किसी ने जबर किया हो। मुकामी तंजीम साझा संस्कृति मंच के सदर साम पावरी ने मीडिया को बताया कि 30 अफराद बशमुल 14 ख्वातीन ने मध्य प्रदेश आज़ादी मजहब एक्ट 2021 की दफात के तहत इस्लाम तर्क करते हुए हिंदू मत इख्तियार कर ली है। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि इन अफराद ने हिंदू रसूम और रिवाज में हिस्सा लिया, जिनमें यहाँ खुजराना गणेश मंदिर में मंत्र पढ़ना शामिल है। इन अफराद ने मध्य प्रदेश आज़ादी मजहब एक्ट 2021 के तहत जिला इंतजामिया को एक हलफनामा पेश किया, जिसमें यह दावा किया गया कि वो लोग रजाकाराना तौर पर अपना मजहब तब्दील कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर पुलिस अभिनव विश्वकर्मा ने बताया कि हमें ये इत्तला मिली है कि 28 अफराद गणेश मंदिर में रजाकाराना तौर पर तब्दीली मजहब के लिए एक रस्म में हिस्सा ले रहे हैं। हमें अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है कि इन अफराद ने किसी दबाव, असर और रसूख या लालच के तहत अपना मजहब तब्दील किया है। अगर ऐसी कोई शिकायत मौसूल हो तो हम मुनासिब कानूनी इक़दाम करेंगे। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी की दिल्ली की सरकारी रिहाइशगाह पर दूसरे दिन भी हिंदू फिरका परस्तों का एहतजाज जारी रहा। दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में हिंदू रक्षा दल के कारकुनों ने ओवैसी की क़यामगाह वाक़े अशोक रोड पर सदर मजलिस के खिलाफ नारे लगाए। हिंदू रक्षा दल के कारकुनों ने भारत के सम्मान में हिंदू रक्षा दल के आगे हैं के नारे लगाए। एहतजाजियों में ज़्यादातर ख्वातीन और कम उम्र लड़कियाँ शामिल थी जो नारे लगा रही थी। असदुद्दीन ओवैसी की क़यामगाह के रूबरू दिल्ली पुलिस का पिकेट भी तैनात कर दिया गया है, जिसमें नीम फौजी दस्ते भी शामिल हैं। ओवैसी की जानिब से पार्लियामेंट में हलफबर्दारी के मौके पर जय फलस्तीन का नारा लगाने पर हिंदू फिरका परस्त मुसलसिल एहतजाज कर रहे हैं और पार्लियामेंट से ओवैसी की रुकनियत को बर्खास्त करने का बार बार मुतालबा कर रहे हैं। नाज़रीन, इनके मुतालबात पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को तलब करते हुए सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी के मकान पर अशरार की जानिब से हमले के बारे में मालूमात हासिल की और फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। पुलिस अहदेदारों ने बताया कि 4 से 5 अफराद 27 जून की रात 9 बजे के करीब 34 अशोका रोड पर वाक़ ओवैसी के मकान पर पहुंचे, जो वसती दिल्ली में वाक़ है, जहाँ उन्होंने बाबू दाखिला और दीवार पर 3 पोस्टर चस्पा किए। ओम बिरला ने ओवैसी से पार्लियामेंट में मुलाकात की और इन्हें इस सिलसिले में मुनासिब कार्रवाई करने का तयक़ुन दिया था। इसी ज़िम्मन में उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को तलब करते हुए
सख्ती से पेश आए कि किस तरह एक इंतहाई हाई सिक्योरिटी जोन में ये वाक़या पेश आ सकता है। इस वाक़े का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी हुआ जिसमें शरपसंदों को ये कहते हुए सुना गया है कि मुल्क के नौजवानों को ओवैसी के खिलाफ मुत्तहिद हो जाना चाहिए जो भारत माता की जय नहीं कहते। ताहम दिल्ली पुलिस फौरी वहां पहुंची और पोस्टर्स को हटा दिया। इस दौरान अशरार भी वहां से चले गए। ओवैसी की जानिब से लोकसभा में रुकन की हैसियत से हलफबर्दारी के दौरान जय फलस्तीन का नारा लगाने पर हिंदू अशरार की जानिब से इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इत्तला देते हुए बताया था कि नामालूम अशरार ने मेरे घर पर सियाह रंग फेंका और उन्होंने बताया कि इससे पहले भी कई मौक़ों पर इनके मकान को निशाना बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र से रुकने असेंबली नीतीश राणे ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की ज़बान पर इनाम का ऐलान किया है। बीजेपी रुकने असेंबली ने ये रिमार्क लोकसभा में अपनी हलफबर्दारी की तकरीब के दौरान ओवैसी के जय फलस्तीन के नारे के जवाब में कही। मीडिया से बात करते हुए नीतीश राणे ने कहा कि अगर कोई पाकिस्तानी पार्लियामेंट में जय श्री राम या वंदे मातरम का नारा लगाता तो वो जिंदा बाहर नहीं निकल पाता, लेकिन हमारी पार्लियामेंट में, जिस पार्लियामेंट की हम पूजा करते हैं, जिस मुल्क के हम वफादार हैं और जिस मुल्क को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आइन के तहत चलाया जाता है, हमें दुश्मन ममालिक या इंतहा पसंदों की हिमायत में आवाज़ें सुनाई देती है। ये नारे लगाने वालों को पार्लियामेंट से दो टांगों पर नहीं निकलने देना चाहिए। पाकिस्तानी या चीनी अवाम अपनी पार्लियामेंट में इसकी इजाज़त नहीं देते। नीतीश राणा ने कहा कि ओवैसी की ज़बान लाने वालों को इनाम से नवाजा जाएगा। नीतीश राणा के शरपसंद बयान पर अभी तक कोई केस दर्ज नहीं किया गया है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर का घर भी दिल्ली की बारिश से महफूज नहीं रह सका। दिल्ली में वाक़े मकान के बाहर की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए शशि थरूर ने बताया कि इनके घर में 1 फीट पानी जमा हो गया। इनका घर का फर्नीचर और तमाम अशिया पानी में डूबा हुआ है। सुबह 6 बजे से बरक़ी सरबराही बंद है। वो और इनके पड़ोसी नागहानी बारिश से परेशान हैं। उन्होंने बताया कि मैंने कल रात से ही अपने पार्लिमानी साथियों को खबरदार किया था कि वो इस बारिश को हल्का ना लें। इन्हें पार्लियामेंट पहुंचने के लिए एक कश्ती की ज़रूरत पेश आ सकती है। उन्होंने बताया कि अहदेदारों ने किसी तरह पंप के जरिए घर से पानी की निकासी की जिसके बाद वो पार्लियामेंट के लिए रवाना हो सके। दिल्ली की बारिश ने सियासतदानों के मकानों को भी नहीं छोड़ा। सिर्फ शशि थरूर ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की वजीर आतिशी, समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट राम गोपाल यादव और दीगर अरकान पार्लियामेंट ने बताया कि जब वो सुबह नींद से बेदार हुए तो इनके मकान में बारिश का पानी दाखिल हो चुका था। समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट राम गोपाल यादव का मकान लोधी स्टेट में वाक़ है, जहाँ उन्होंने बताया कि इन्हें स्टाफ ने उठाकर गाड़ी में पहुँचाया और सैलाब का पानी पार कर किस तरह वो पार्लियामेंट पहुंचने में कामयाब हैं। उन्होंने बताया कि पूरे बंगले में पानी दाखिल हो गया है जिसकी वजह से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट और पार्टी के दिल्ली सदर मनीष तिवारी के मकान में भी पानी दाखिल हो गया है। हिंदुस्तान ने अमरीकी महकमा खारिजा की साल 2023 की बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी की रिपोर्ट पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया और इस रिपोर्ट को गलत बयानी, हक़ाइक़ का चुनिंदा इस्तेमाल, जानिबदाराना, एकतरफा और वोट बैंक की सियासत से भरी करार देते हुए इसे मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। इसके साथ ही हिंदुस्तान ने अमेरिका को आईना दिखाते हुए यह भी कहा कि इसे हिंदुस्तानी शहरियों और अक़लियतों पर नफरत अंगेज़ जराइम, नस्ली हमलों, इबादत गाहों में तोड़फोड़ के साथ साथ बैरूनी ममालिक में इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के हामियों को सियासी हिमायत फराहम किए जाने का भी जवाब देना चाहिए। तेलंगाना में बीआरएस के सरबराह व साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि पार्टी को छोड़कर चोरों से मिलने वालों की इन्हें कोई फिक्र नहीं है। पार्टी के कारकुन ही पार्टी की असली ताकत है। असेंबली हल्क़ाजात कोरटला और जगतियाल पार्टी के कारकुनों से खिताब करते हुए केसीआर ने इन ख्यालात का इजहार किया। केसीआर ने कहा कि पार्टी ही कायदीन को तैयार करती है, कोई भी कायद पार्टी पर असरअंदाज नहीं हो सकता। पार्टी ही मेरे जैसे कायदीन को तैयार करती है। पार्टी में नौजवान कायदीन को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हुए इनके सलाहियतों की हौसला अफजाई करेंगे। बड़े ही जोश और जज्बे से काम करते हुए अवामी उमंगों की तकमील की जाएगी। केसीआर ने कहा कि मौजूदा हालात बीआरएस के लिए हमेशा के नहीं रहेंगे। पार्टी में कायद के जाने से 10 कायदीन को तैयार किया जाएगा। साबिक़ चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तेलंगाना की रूह को समझने की सलाहियत सिर्फ बीआरएस पार्टी में है। बीआरएस अरकान असेंबली की कांग्रेस में शमूलियत का सिलसिला जारी है। चवेड़ला असेंबली हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले बीआरएस रुकने असेंबली के यादయ్య ने नई दिल्ली में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और तेलंगाना इंचार्ज दीपा दास मुंशी की मौजूदगी में कांग्रेस का खंडवा पहन लिया। बीआरएस पार्टी को अरकान असेंबली की जानिब से मुसलसिल ये 6वां झटका है कि यादయ్య की कांग्रेस में शमूलियत की इत्तलात उस वक्त से गश्त कर रही थी जब उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की थी। यादయ్య ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस में शमूलियत का ऐलान किया। दीपा दास मुंशी और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इन्हें पार्टी का खंडवा पहनाया।
तेलंगाना के विधायक रेवंत रेड्डी ने कहा कि काबीना में तोसी और प्रदेश कांग्रेस के नए सदर के इंतखाब पर हाईकमान एक ही वक्त में फैसला करेगा। उन्होंने वाजे किया कि असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस के बी फॉर्म पर मुकाबला करने वाले कायदीन को ही काबीना में शामिल किया जाएगा। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस की सदारत पर समाजी इंसाफ को पेश नज़र रखते हुए फैसला करने का यकीन जाहिर किया और कहा कि इस सिलसिले में हाईकमान फैसला करेगी। नई दिल्ली में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि हाईकमान काबीना में तोसी और पीसीसी सदारत के बारे में एक ही वक्त फैसला करेगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सदर प्रदेश कांग्रेस के ओहदे पर किसी खातून के इंतखाब की तायीद की। जब सदर प्रदेश कांग्रेस का ओहदा खातून को दिए जाने के बारे में सवाल पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर किसी खातून को ये ओहदा दिया जाए तो बेहतर रहेगा। उन्होंने कहा कि पीसीसी की सदारत की दौड़ में कोई भी हो सकते हैं, हर लीडर को इख्तियार है कि अपनी दावेदारी पेश करें। दिल्ली में सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की क़यामगाह पर हमला करने वाला मलून रुकन असेंबली राजा सिंह का हामी निकला। जुमेरात की रात दिल्ली में वाक़ असदुद्दीन ओवैसी की सरकारी क़यामगाह पर हमला करने वालों में एक की शिनाख्त विनोद की हैसियत से कर ली गई, जो मरकजी वजीर बंडी संजय और मलून राजा सिंह का हामी बताया गया है। बताया जा रहा है कि रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की क़यामगाह पर मौजूद इनके नाम की तख्ती को मिटाने की कोशिश की गई और तख्ती पर इजराइल की तायद में पोस्टर लगा दिया गया और क़यामगाह पर पथराव भी किया गया। इस हमले की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। सदर मजलिस को नाअहल करार देने और पार्लियामेंट की रुकनियत को मनसूख करने का मुतालबा दिन ब दिन जोर पकड़ता जा रहा है। हमला करने वालों ने हिंदी ज़बान में इजराइल की तायद और भारत माता की जय तहरीर की और क़यामगाह के सामने वीडियोग्राफी की। फ़लस्तीन की हिमायत में नारा लगाने के बाद से हिंदू तंजीमें असदुद्दीन ओवैसी की मुखालिफत कर रहे हैं। क्या सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की क़यामगाह पर हमला करने वालों में मलून राजा सिंह का भी हाथ है? नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। मौलाना डॉक्टर हाफिज एहसन बिन मोहम्मद हुमूमी इमाम व खतीब शाही मस्जिद बाग़ आमा ने अपने एक बयान में कहा कि लोग कहते हैं कि उलमा कातिलों और कत्ल के ख़िलाफ़ बोलें, लेकिन उलमा के बयानों में 1% भी कत्ल करने या इक़दाम कत्ल में मुलविस अफराद शरीक नहीं होते। वो तो आम आदमियों के दरमियान और समाज में रहते हैं। पूरा समाज इन कातिलों का बाइकआउट करें। कोई लीडर या कोई नामूर शख्सियत अपनी महफिलों में इन कातिलों को जगह ना दें, इनको सरेआम बेइज्जत किया जाए। मौलाना ने कहा कि कातिलों का समाजी बाइकआउट लाजमी है। कत्ल के खिलाफ सिविल सोसाइटी उठ खड़ी होनी चाहिए। शाही मस्जिद बाग़ आमा में डॉक्टर मौलाना एहसन बिन मोहम्मद हुमूमी ने अपने खिताब में कहा कि कुरान मजीद की एक आयत का मफ़हूम है कि कातिल हमेशा के लिए जहन्नुमी है, इन पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। इस्लामी हुकूमत में कत्ल की सज़ा कत्ल है। कातिल एक इंसान का नहीं, पूरी इंसानियत का कातिल होता है। ए कातिल के घर वालों, अगर तुम्हारी ज़िंदगियां ख़राब ना हो और ज़िंदगी अजीरन ना बने तो तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम अपने रिश्तेदार कातिल को धक्के देकर अपने घरों से बाहर निकाल दो। आखिर हमारे मुआशरे में ये क्या हो गया है कि सुबह उठो तो कत्ल की वारदात और शाम हुई तो कत्ल की कहानी। आखिर समाज और मीडिया के सामने ये सब कुछ होने के बावजूद भी वो कैसे खामोश रहते हैं? मौलाना ने कहा कि घर के अफराद, मोहल्ले के लोग, मोहल्ला कमेटी, मुकामी लीडर और मीडिया सब जानते हैं कि फला में आपसी रकाबत और दुश्मनी चल रही है, लेकिन वो सब खामोश रहते हैं। मौलाना ने कहा कि मोहल्ले वाली सतह पर सुलह कमेटियां बनाई जाए। हर मकतब फ़िक्र, तमाम जमातों और मीडिया को ये काम करना होगा। सिविल सोसाइटी अगर वक्त की हुकूमत को बदल सकती है तो ये मर्डर माफिया को क्यों नहीं बदल सकती है? कत्ल के खिलाफ इज्तिमाई कोशिशें ज़रूर रंग लाएंगी। कातिल को कभी अपनी सोसाइटी में बर्दाश्त मत कीजिए, अजाब आएगा तो सबको डुबो लेगा। कातिल को अपने मोहल्ले से निकाल दीजिए, अगरचे कि वो अपना सगा बेटा ही क्यों ना हो। नाज़रीन, शाही मस्जिद बाग़ आमा में डॉक्टर मौलाना एहसन बिन मोहम्मद हुमूमी के बयान पर आपकी क्या राय है? क्या वाक़ई कातिलों का समाजी बाइकआउट लाजमी है? आप अपने ख्यालात कमेंट बॉक्स में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। शहर हैदराबाद में बढ़ते हुए कत्ल के वारदातों के बीच एक और नया वाक़या सामने आया है। 10 रुपये के लिए एक ऑटो ड्राइवर का कत्ल कर दिया गया। ये वाक़या शालीबंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। पुलिस के मुताबिक 39 साल मोहम्मद अनवर साकिन वट्टेपल्ली फलकनुमा पेशे से ऑटो ड्राइवर बताया गया। वो 12 जून को चार मीनार से एक मुसाफिर को लेकर शमशीरगंज पहुंचा। मुसाफिर ने 10 रुपये दिए जबकि ऑटो ड्राइवर ने 20 रुपये तलब किए। इस मसले पर इनके दरमियान बहस व तकरार हुई, जिसके बाद मुसाफिर ने अनवर को शदीद जदोकोब किया, जिसके नतीजे में इनके सर पर चोट आई और वह जख्मी हो गए थे। ऑटो ड्राइवर को इलाज के लिए उस्मानिया अस्पताल में शरीक करवाया गया, जहां वो दौरान इलाज जख्मों से जाँबर न हो सका। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है।